हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंगुलर पॉइंट ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन या फिर हम बोलें ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी। और इसी टॉपिक के साथ आज अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेट जेआरएफ के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है और सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस इंटीग्रल की वैल्यू हम इवैल्यूएट करें तो लिमिट हमें गिवन है 0 टू इन्फिनिटी। और लास्ट वीडियो में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा है जिसमें लिमिट होती है -∞ टू इन्फिनिटी। तो हमें लिमिट को चेंज करना है -∞ टू इन्फिनिटी। तो आप इस फंक्शन को अगर देखो तो ये फंक्शन जो साइन है वो ओड फंक्शन है और x की क्यूब भी हमारा क्या है, ओड फंक्शन है, और नीचे वाला हमारा इवन फंक्शन है। तो जो टोटल फंक्शन हमारा बनता है वो इवन फंक्शन बनता है। तो इवन फंक्शन के केस में 0 टू इन्फिनिटी की लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 -∞ टू इन्फिनिटी x क्यूब साइन mx अपॉन x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इंटू dx। अब ये सेकेंड टाइप से बिलोंग कर रहा है। तो सेकेंड टाइप में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो हम f(x) को रिप्लेस करते हैं, f(z) के टर्म्स में लिखते हैं। तो इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 -∞ टू इन्फिनिटी z क्यूब साइन mz अपॉन z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इंटू dz। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था कि अगर साइन या कोसाइन टर्म प्रेजेंट रहती है तो हम उसको लिखते हैं रियल या इमेजनरी पार्ट ऑफ। अब क्योंकि साइन टर्म प्रेजेंट है तो e की आल्टा mz का इमेजनरी पार्ट होता है, वो इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/2 इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी z क्यूब e की आल्टा mz डिवाइडेड बाई z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इंटू dz। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं r = इन्फिनिटी रेडियस लेके अपर हाफ प्लेन में। और हम उसके बाद हम सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं जो इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं और रियल एक्सिस पे लाई करते हैं। तो r = इन्फिनिटी के केस में जब हमने क्लोज कर्व ड्रॉ किया तो इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/2 इंटू क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल z क्यूब इंटू e की आल्टा mz डिवाइडेड बाई z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इंटू dz। तो यहाँ से f(z) हमारा क्या आता है, z क्यूब 1/2 तो आएगा ही इंटू e की आल्टा mz डिवाइडेड बाई z की पावर 4 प्लस a की पावर 4। तो सिंगुलर पॉइंट हम फाइंड आउट करें तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हमारी क्या कहती है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या कहती है, z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 = 0 और यहाँ से z की पावर 4 = -a की पावर 4 और -1 को हम क्या लिखते हैं, e की आल्टा 2n + 1 इंटू पाई। क्योंकि z की पावर 4 हमें गिवन है तो z की 4 वैल्यूज हमें मिलेंगी और वो मिलेंगी n = 0 1 2 3 के कोरस्पॉन्ड हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी z की। तो z = क्या हो जाएगा, अगर 1/4 हम करें तो a की पावर 1 हो जाएगी e की आल्टा 2n + 1 इंटू π/4। अब z की कौन सी 4 वैल्यूज हमारी आती हैं, a अगर n की वैल्यू हम 0 रखें तो e की आल्टा π/4, अगर 1 रखते हैं तो a इंटू e की आल्टा 3π/4, 2 रखते हैं तो a इंटू e की आल्टा 5π/4 और 3 रखते हैं तो a इंटू e की आल्टा 7π/4। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हमारे इनसाइड द सर्कल लाई कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट पॉइंट को अगर आप देखो तो e की आल्टा π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/4 प्लस आल्टा साइन π/4। तो जो एंगल है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि वो अपर हाफ में लाई कर रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि वो भी अपर हाफ में लाई कर रहा है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, तो ये दोनों इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करेंगे
रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू a इंटू ई की आयटा पाई बाई 4 के लिए। और क्योंकि ये सारे सिंपल पोल हैं, क्योंकि ये इस फैक्टर की वजह से हमें मिल रहे हैं और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करने का जो सेकंड मेथड था हमारा कि अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में फंक्शन गिवन ना हो तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, वन फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं ऊपर वाला पार्ट एज इट इज़ 1/2 इंटू ई की आयटा एम जेड इंटू में जेड क्यूब एज इट इज़, और नीचे वाले टर्म का हम क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, तो वहाँ से क्या आएगा 4 इंटू में जेड क्यूब। तो जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल होगा और वैल्यू हमारी क्या आती है, वैल्यू हम पुट करते हैं एट जेड इज इक्वल टू ए इंटू ई की आयटा पाई बाई 4। तो वैल्यू हमें मिलती है 1/8 तो हमारा है ही ई की आयटा एम, और जेड की जगह पे हम क्या रखेंगे a इंटू में ई की आयटा पाई बाई 4। तो ई की आयटा पाई बाई 4 की हम वैल्यू रख देते हैं। ई की आयटा पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√2, अगर हम बाहर लें √2 इंटू 1 प्लस आयटा, ये वैल्यू होती है। और रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें अगर z इज इक्वल टू a इंटू ई की आयटा 3 पाई बाई 4 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू हम पुट करते हैं ई की 1/8 हमारा है ही, और ई की आयटा एम a/√2, और वैल्यू हमारी क्या आती है 3 पाई बाई 4 के लिए कोस वाली टर्म नेगेटिव होती है और साइन वाली पॉजिटिव होती है, तो ये हमारी वैल्यू आती है। अब इसके बाद इंटीग्रल अगर हम देखें, इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी, या फिर हम बोले 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी को हमने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड वो क्या आएगा 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और सम ऑफ रेसिड्यू क्या है 8 हम बाहर ले लेंगे दोनों में से, तो ई की आयटा एम a/√2 1 प्लस आयटा प्लस ई की आयटा एम a/√2 -1 प्लस आयटा। तो अगर आयटा वाली पावर हम इसमें से बाहर लें और इसमें से बाहर लें तो क्या हमारा बचता है 2 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो पाई आयटा बाई 4 ई की आयटा वाली टर्म बाहर लेंगे तो एक आयटा ये आयटा स्क्वायर -1 होगा, तो -m a/√2 ये टर्म हमने बाहर ले ली, तो बचती क्या है ई की आयटा m a/√2, और यहाँ से हमें मिलता है प्लस ई की माइनस आयटा m a/√2। और अगर हम 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म हमारी क्या बन रही है कोस की टर्म बन रही है, तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और वैल्यू क्या आती है क्लोज्ड इंटीग्रल की वैल्यू हमारी आती है पाई आयटा बाई 2 ए की पावर -m a/√2 इंटू कोस m a/√2, ये वैल्यू हमारी मिलती है। तो हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, इमेजनरी पार्ट ऑफ इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी x³ साइन mx अपॉन x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 1/2। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, इस इंटीग्रल का इमेजनरी पार्ट होगा वो आ जाएगा, तो सारा ही इमेजनरी पार्ट है हमारा आयटा को छोड़ के, तो वैल्यू क्या आती है पाई/2 ई की पावर -m a/√2 इंटू कोस m a/√2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट हम देख चुके हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, फिर आइसोलेटेड के फर्दर टाइप्स हमने देखे, असेंशियल, नॉन असेंशियल और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट मल्टी वैल्यूड फंक्शन के केस में हम कैसे निकालते हैं, और उसको हम बोलते हैं ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हों। अगर एक z वैल्यू के लिए फंक्शन की 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज होते हैं तो हम उसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं हमारे z की पावर 1/n ln z z² + 1 एटसेट्रा। अगर एक एग्जाम्पल हम देखें
कि उसकी मल्टीपल वैल्यूज कैसे आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जेड को हमने ले लिया जेड की पावर 1/3, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, जेड हमारा क्या है, आर ई की आल्टा थीटा। तो एफ ऑफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 1/3 ई की आल्टा थीटा की पावर 1/3। और मल्टीपल वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर थीटा को हम चेंज करते हैं थीटा प्लस 2n पाई से, और अगर वैल्यूज हमारी सेम रहती है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि वो सिमिलर ही वैल्यू हमें मिल रही है, एक ही वैल्यू हमें मिल रही है। और अगर वैल्यूज डिफरेंट आती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं n की वैल्यूज पुट करके। n की वैल्यूज हमारी 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। तो f ऑफ z अगर n 0 के लिए हम देखें तो f ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, थीटा को हमने चेंज किया, थीटा n की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो थीटा से ही है, r की पावर 1/3 e की आल्टा थीटा बाई 3, ये वैल्यू हमें मिलती है। n इज इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं तो उस केस में f ऑफ z हमारा क्या आता है, r की पावर 1/3 e की पावर आल्टा थीटा को हमने चेंज किया 2 पाई से, थीटा प्लस 2 पाई, तो थीटा बाई 3 और e की आल्टा 2 पाई बाई 3। अब इसकी भी कोई वैल्यू होगी तो ये जो ओवरऑल वैल्यू हमारी आती है वो इससे डिफरेंट आती है, इसके इक्वल नहीं आती। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो f ऑफ z की वैल्यू हमारी होती है r की पावर 1/3 e की आल्टा थीटा बाई 3 इंटू ई की आल्टा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई बाई 3। ये वैल्यू भी इन दोनों से डिफरेंट है तो 3 वैल्यू पॉसिबल होगी इसकी। n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर हम देखें तो f ऑफ z हमारा क्या आता है, r की पावर 1/3 e की आल्टा थीटा बाई 3 इंटू ई की आल्टा 6 पाई बाई 3। अब 3 से ये कैंसिल हुआ तो e की आल्टा 2 पाई और e की आल्टा 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये सिमिलर किसके है, फर्स्ट वैल्यू के। तो हम क्या कहते हैं कि z की पावर 1/3 के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं f ऑफ z की। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो इसके केस में सिंगुलर पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। और जो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, फंक्शन की ब्रांचेज। तो जो ये फंक्शन है हमारा एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3 वो एक फाइनाइट ब्रांच का फंक्शन है, या फाइनाइट मतलब उसकी सिर्फ 3 ब्रांच हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ब्रांच होती है या फिर हम बोले फर्स्ट वैल्यू जो होती है, फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट ब्रांच, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। वो कोरस्पॉन्ड होती है n इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं उसको। और n इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्ड होती है जहाँ पे थीटा हमारा लाई करता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। अब हम देखते हैं ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए। ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी मतलब सिंगुलर पॉइंट ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो जहाँ पे मल्टी वैल्यूड फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन जहाँ पे नॉट एनालिटिक होगा, वो पॉइंट जो होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी। तो वो चेक करते हैं हम फॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3 के लिए। तो इस फंक्शन को आप देखो तो ये डिफाइंड है, ठीक है। और एफ डैश जेड अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 1/3 पावर आगे आएगी और जेड की पावर क्या हो जाएगी -2/3। तो नीचे क्या आ जाएगा, जेड की पावर 2/3। तो इस फंक्शन को अगर आप देखो तो ये डिफाइंड नहीं है एट जेड इज इक्वल टू 0 पे, नॉट डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट जेड इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एफ ऑफ जेड क्या है, नॉट एनालिटिक होगा। और अगर एफ ऑफ जेड नॉट एनालिटिक होगा तो जेड इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन के लिए ब्रांच पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ln जेड। ln जेड भी हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो ln जेड को हम क्या लिखते हैं, आर ई की आल्टा थीटा। हम चेक करते हैं कि इसकी जो ब्रांच है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, और फाइनाइट है तो कितनी है।
ठीक है, और ये भी देखते हैं कि वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है या नहीं। तो जेड को आर ई की आइटा थीटा से लिखते हैं और थीटा को हम चेंज करते हैं थीटा प्लस 2n पाई से। तो अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है तो वो क्या होगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, और अगर चेंज नहीं होती सेम ही वैल्यू आती है तो क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो एफ ऑफ जेड को हम क्या लिखेंगे, एल एन आर ई की आइटा थीटा, और इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें तो क्या लिखते हैं, एल एन आर प्लस एल एन ई आइटा थीटा। तो एल एन से ई कैंसिल होगा तो वैल्यू हमारी क्या आती है, एल एन आर प्लस आइटा थीटा। और ये वैल्यू किसके केस में है, फॉर n इज इक्वल टू 0 के केस में। अगर n इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या आता है, एल एन आर तो एज इट इज़ प्लस आइटा थीटा में हम क्या करेंगे, 2 पाई ऐड कर देंगे, तो आइटा थीटा प्लस 2 पाई। और ये जो वैल्यू हमारी आ रही है वो डिफरेंट है इससे। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम देखें तो एफ जेड हमारा क्या आता है, एल एन आर प्लस आइटा थीटा प्लस 4 पाई। ये वैल्यूज इन दोनों से डिफरेंट है। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर हम देखें तो एफ ऑफ जेड हमारा आता है एल एन आर प्लस आइटा थीटा प्लस 6 पाई। तो ऐसे ही n वैल्यूज अगर हम रखते जाते हैं तो एफ जेड हमारी डिफरेंट वैल्यूज आती जाती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए सभी वैल्यूज हमें क्या मिल रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कहीं पे भी जाके हमें सेम वैल्यू नहीं मिल रही तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल एन जेड, वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ऑफ इनफाइनाइट ब्रांचेस। और जो फर्स्ट ब्रांच होगी या फिर फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, जिसमें थीटा हमारा लाई करता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। यहाँ पे थीटा हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 पाई से लेके 4 पाई के बीच में। ठीक है, तो थीटा जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब हम ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी फाइंड आउट करते हैं कि ब्रांच पॉइंट क्या है एल एन जेड के केस में। तो जहाँ पे मल्टी वैल्यूड फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा वो वहाँ पे जो पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट बोलते हैं। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल एन जेड की अगर हम बात करें तो फॉर जेड इज इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड है। और अगर एफ डैश जेड अगर इस फंक्शन का हम निकालते हैं तो वो क्या आता है, 1/z। तो ये जो फंक्शन हमें मिल रहा है एफ डैश जेड वो भी z इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो नॉट एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू 0। तो जो z इज इक्वल टू 0 हमारा होगा वो क्या होगा, ब्रांच पॉइंट होगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट हमारी क्या आती है कि जो ब्रांच पॉइंट होता है उस पे जो एफ डैश जेड है वो नॉट डिफाइंड होता है। या फिर हम बोले कि जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जेड वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है ब्रांच पॉइंट के ऊपर। तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। और नॉट एनालिटिक होगा अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन के केस में तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रांच पॉइंट होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमें नेचर ऑफ सिंगुलरिटी बताना है इस फंक्शन का, कि जो सिंगुलर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं। तो अगर फर्स्ट न्यूमरेटर को आप देखो तो एल एन जेड माइनस 2 प्रेजेंट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन के केस में जो सिंगुलर पॉइंट हमारा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट बोलते हैं। तो अगर एल एन जेड माइनस 2 की हम बात करें तो जेड इज इक्वल टू 2 पे जो एल एन जेड माइनस 2 है वो नॉट डिफाइंड है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट एनालिटिक होगा फंक्शन। तो जो जेड इज इक्वल टू 2 पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा, ब्रांच पॉइंट होगा। और अदर सिंगुलर पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करें तो हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं। वहाँ से जो पॉइंट्स हमारे आएंगे उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। नॉट एनालिटिक होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। तो जेड वैल्यूज हम फाइंड आउट करें तो -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 -4a से क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्या हुआ 1। तो -2 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ -4 आएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे 2 आइटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जेड वैल्यूज हमारी क्या क्या आ रही हैं -1 प्लस आइटा एंड -1 माइनस आइटा। ये दो सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो इन सिंगुलर पॉइंट, ये दो सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि टोटल हमें 3 ही सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। अब आइसोलेटेड में कि किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट है वो हम कैसे चेक करेंगे कि अगर जेड की वैल्यू हम ये पुट करते हैं तो उस केस में फंक्शन की क्या वैल्यू हमें मिलती है एट जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ln जेड की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो कुछ फाइनाइट वैल्यू हमें मिलेगी ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा 0। तो हम क्या बोलते हैं कि ये पोल है। सिमिलरली -1 माइनस आयोटा के लिए भी क्या होगा, पोल हो जाएगा एक। और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस फैक्टर की वजह से हमें ये दो सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं तो इसकी पावर कितनी है 4, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। तो जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा कि z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड -1 माइनस आयोटा आर नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, या फिर हम बोले पोल ऑफ ऑर्डर 4 एंड z इज इक्वल टू 2 इज ए ब्रांच पॉइंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इस टॉपिक के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ख़त्म होता है और ये एक क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।